हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी छोटा रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक अपना आर्टिकल 35 रह गया था उसके बारे में, और एक अपना लास्ट में है क्रिटिसिज्म ऑन फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को लेके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है कि बेकार बताया गया लोगों द्वारा, या मतलब फालतू चीज़ बताई गई है। जब लोगों को कहते हैं ना, जब लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो उसके पीछे क्रिटिसिज्म, टिप्पणियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्रिटिसिज्म किए गए हैं लोगों द्वारा। क्योंकि आप अगर लक्ष्मीकांत बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप पढ़ लेना एक बार, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ बेसिक पॉइंट्स बता दूंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जिन्होंने भी इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर लीजिए गाइज। ठीक है, क्योंकि इसी पर आपको यूपीएससी, हमारे जो यूपीएससी एग्जाम्स दे रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, वो सारे आपको यहाँ पर जीएस का पूरा कंटेंट अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि आर्टिकल 35 के बारे में, कि आर्टिकल 35 में बताया गया अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है, इसके स्टेटमेंट लिखा है, आर्टिकल 35 लेज डाउन the power to make the laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not in the state legislature। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट है सबसे ज़्यादा पावरफुल, जो कानून बनाती है। ठीक है, और पार्लियामेंट कानून बना सकती है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर वो कानून बना सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो आती है ना, वो पार्लियामेंट होती है अपनी। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमने ये भी पढ़ा था कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ठीक है, रेस, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, या कोई अनटचेबिलिटी करता है, या छुआछूत करता है आपके साथ, आर्टिकल 17 में भी हमने पढ़ा था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको खत्म करने के लिए। और हमने ये भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, अगर इनको कोई छीनता है, इनको कोई छेड़छाड़ करता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट, जा सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें क्या करता है, अगर फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एक एक्ट होता है, और वो एक्ट क्या है, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, और अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर उसको सजा भी देती है। मतलब मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ एनी वन स्नैच योर फंडामेंटल राइट, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट छीनता है, तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाकर उस इंसान को, उस बॉडी को, इंडिविजुअल बॉडी को, चाहे स्टेट हो, चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, उसको सजा देगा। लेकिन ये जो पावर है लॉ बनाकर उसको पनिश करने की, ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। बट जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है जहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, सेम जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर नेशनल लेवल पे बात करी जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की बात करी जाती है ना, तो स्टेट लेवल पे अगर एक स्टेट लेवल पे आता है तो विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर की बात होती है। तो अगर स्टेट लेवल पे अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लॉ बनाकर उसको पनिश करे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है। तो आर्टिकल 35 में बस यही बताया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी वायलेट होता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट लॉ बनाकर उस बंदे को, उस बॉडी को, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो स्टेट मतलब चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इंडिविजुअल बॉडी हो, कोई भी हो, उसको पनिश करेगा लॉ बनाकर। ठीक है, आर्टिकल 35 में बस इतनी सी बात कही गई है। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑन फंडामेंटल राइट्स की। इसमें क्रिटिसिज्म क्या कहे गए हैं, देखो, सबसे पहले लोगों द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है कि ये बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज़ करी गई। हार्ड लैंग्वेज यूज़ करने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जो हमारे जिन्होंने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो देखो, जो बनाने वाले थे ना, वो बहुत बड़े बड़े वकील थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे। ठीक है, वो लोग अपनी बहुत बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, उस वक्त उस टाइम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी समझ के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपने अपने लेवल पे जो हार्ड वर्ड्स थे, टिपिकल वर्ड्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स थे, उनको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन कर दिया। अब हर किसी, अब अगर अगर मैं बात करूं कि आम आदमी, अपने देश में एक आम इंसान, ठीक है, जो कोई पढ़ा लिखा भी ना हो इतना, तो वो अगर उसको उसको फंडामेंटल राइट्स अगर वो पढ़ना चाहे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ लोगों द्वारा ये कहा गया है कि ऐसे ऐसे फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या है, पहली चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है।
ठीक है। और बहुत लोगों को अगर सिर्फ इतना पता है कि हाँ कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ हमारे अधिकार हैं कि जिनको हम अपना इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इतना तो लोगों को पता है। लेकिन फिर भी अभी कई लोगों को ये नहीं पता है फंडामेंटल राइट्स हैं क्या क्या। या अगर मैं कोई मेरे से पूछे कि फंडामेंटल राइट्स जानते हो, तो बोले हाँ सुना तो है, लेकिन अगर मैं उसको बुक्स दे दूँ ना पढ़ने के लिए कि भाई आप इसमें जाके फंडामेंटल राइट पढ़ लो, तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसकी जो वोकैबुलरी, इसकी जो वर्ड्स, इसकी जो टिपिकल लैंग्वेज, कि अगर एक आम इंसान पढ़ना चाहे या फिर एक थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा इंसान पढ़ना चाहे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया ऑन लैंग्वेज बेसिस पर। दूसरा, इसको क्रिटिसाइज किया गया है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कहा जाता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन गिवन नहीं है, इसके बिहाफ पर भी क्रिटिसाइज किया गया। और कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि मार्शल लॉ हमने पढ़ा, अनटचेबिलिटी पढ़ा, जुडिशियल रिव्यू पढ़ा, माइनॉरिटीज़ पढ़ा। तो ये वर्ड, अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर आप देखो तो इन वर्ड्स की डेफिनेशन कहीं पर भी गिवन नहीं है, इसके बिहाफ पर भी क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। तीसरा क्रिटिसाइज ये किया गया कि फंडामेंटल राइट्स में जितना इजीली कह दिया जाता है ना कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अपने इंडिया की रियल सिचुएशन क्या है, अगर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट तो पहली बात तो आपको भगा देते हैं वहाँ से, ठीक है। पहली बात तो जाना ही कोई ईजी बात नहीं है, अगर आप वहाँ पहुँच जाओ बहुत बड़ी बात, तो वो भगा देते हैं। वहाँ के जो जज के नीचे वाले हैं वो कह देते हैं कि आज जज साहब बिजी हैं, आज डेट पर गए हैं, आज वो बीमार हैं, आज उनके घर वाले बीमार हैं, आज वो छुट्टी पे हैं। तो इंडिया की अगर सिचुएशन देखी जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना इज नॉट अ इजी टास्क फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। तो इतनी सारी इन तीन चीजें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई कि इन तीन चीजों के बिहाफ पर कि अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया। तो यही था आपने आज के इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और फंडामेंटल राइट्स अपने पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, एक गिव अवे है, ठीक है। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और 1 जनवरी तक हमें 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, और मैं जानता हूँ कि आप लोग करवा ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।